आज क्लास 10th के केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है धातु तथा मेटल एंड नॉन-मेटल। हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले धातु पे कि धातु होता क्या है, होते कैसे हैं, वो कहाँ से प्राप्त होते हैं तथा इनके भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में। तो सबसे पहला चीज, धातुओं की अगर हम उपस्थिति को देखें तो अधिकांश धातु भूपर्पटे से खोद के निकाले जाते हैं और ये सामान्यतः अशुद्ध अवस्था में होते हैं, जिसे खनिज या अयस्क कहते हैं। आप पहले पढ़े हो क्लास 8 में, क्लास 9 में पढ़े होंगे कि भूपर्पटे से भूमि के अंदर से जिन पदार्थों को खोद के निकाला जाता है उन्हें खनिज कहते हैं, और जिन खनिजों में धातुओं की मात्रा अधिक होती है उन्हें अयस्क कहते हैं। तो सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि हम भूपर्पटे से धातुओं को उनके अयस्कों के रूप में प्राप्त करते हैं और उनके समृद्धि करने के पश्चात, उनके शुद्धि करने के पश्चात हम शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं, उनमें उपस्थित विकृतियों को हटाने के पश्चात। तो उपस्थिति कहाँ हो गई? धातुओं की जो उपस्थिति है यह प्रकृति में अधिकतम भूगर्भ में बोले तो भूपर्पटी के नीचे अयस्क के रूप में ये उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम उत्खनन के पश्चात प्राप्त करते हैं तथा इनके शुद्धिकरण के द्वारा हम शुद्ध धातु को प्राप्त करते हैं। अब अगर हम चर्चा करें कि धातु होते कैसे हैं, तो सबसे पहला चीज हमने प्राप्ति इसका देखा। प्राप्ति जिन जगहों से, देखिए एक चीज और ध्यान रखेंगे कि खनिज जिन जगहों से खोदे जाते हैं उन्हें खान कहते हैं, माइन, इंग्लिश में इसे माइन कहते हैं। इसी माइन से ही मिनरल बना है, मिनरल नहीं खनिज, माइन से ही खनिज बना है। खान से जो निकलता है, खान से जो पदार्थ निकलता है उसे कहते हैं खनिज, यानी कि माइन से निकलने वाले पदार्थ ही मिनरल कहलाते हैं। खान से निकलने वाले पदार्थ ही मिनरल कहलाते हैं। तो धातुओं की प्राप्ति हम खानों से सामान्यतः खनिज या अयस्क के रूप में खोद के करते हैं। दूसरा चीज ये होते कैसे हैं, तो देखिए धातुओं और अधातुओं को हम उनके भौतिक गुणों के आधार पर ही बांटेंगे और पहचानेंगे कि धातु कौन है और अधातु कौन है। तो धातुओं के कुछ स्पेशल फीचर हैं, जैसे ये आघात वर्धनीय होते हैं। पहला फीचर क्या है? ये आघात वर्धनीय होते हैं, इसे आप अपने घर पे भी करके चेक कर सकते हैं। दूसरा, ये तन्य होते हैं। तीसरा, विद्युत व उष्मा के चालक होते हैं। चौथा, इनका एक विशेष चमक होता है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। धातुओं में एक विशेष चमक होता है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। एक और फीचर है इनका सोनरस। यानी कि एक विशेषण ध्वनि। क्या है? वे पदार्थ डिफाइन कर रहे हैं, वे पदार्थ जो आघात वर्धनी, तन्य, विद्युत व उष्मा के चालक तथा जिनमें स्पेशल विशेष चमक और विशेष ध्वनि पीटने को उत्पन्न करने वाले होते हैं, उन पदार्थों को धातु कहते हैं। परिभाषा हो गया, वे पदार्थ जो आघात वर्धनी, तन्य, विद्युत व उष्मा के चालक, विशेष प्रकार के स्पेशल चमक वाले व पीटने पर विशेष ध्वनि उत्पन्न करने वाले पदार्थ धातु कहलाते हैं। अब हम इन सभी गुणों पे फोकस कर रहे हैं। ये आघात वर्धनीयता क्या है? आघात वर्धनीयता क्या? देखिए, आप देखे होंगे कि जो हंसिया है या खुरपा है या फावड़ा है, इसे बनाते कैसे हैं? लोहे के राड को पीट के बनाते हैं। तो होता क्या है, जब हम लोहे के राड को पीटते हैं तो वो फैलता है, यानी कि
जो फैलने का गुण है, पीटने पे फैलना। आघात वर्धनीयता का एक चीज और देख लीजिए। आघात मतलब होता है चोट, वर्धनीयता मतलब होता है बर्दाश्त करने वाला। आघात को बर्दाश्त करने वाला धातु होता है। ये आघात को बर्दाश्त कैसे करता है? इन पे जब हम प्रहार करते हैं तो ये टूटने की जगह फैलते हैं, टूटते नहीं हैं। तो वे पदार्थ जो पीटने पे फूटते नहीं, टूटते नहीं, फैल जाए, उन्हें कहते हैं धातु। ये धातुओं का गुण है। दूसरा, तन्य। आपको अपने आसपास परिवेश में धातुओं से बने हुए तारों को देखें, जैसे कि एल्युमिनियम का तार है, कॉपर का तार है, पीतल का भी बनता है। तो धातुओं को तानने पे ये तार के रूप में, पतले तार के रूप में मॉडिफाई हो जाते हैं। तो तन्यता क्या है? ये तन्य क्या है? तन्यता एक विशेषता है, तन्यता एक गुण है तनने का। अब एक चीज देखिए, एक रबड़ है हमारे पास, वो भी तनता है। रबर है हमारे पास, ये भी तनता है, लेकिन रबर को तान के अगर छोड़ दें तो फिर से अपने प्रारंभिक अवस्था में चला जाता है। लेकिन धातुओं को अगर हम खींच दें, तान दें, तो वह पुनः स्प्रिंग होकर अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं जाता। धातु में क्या होता है? तनने का गुण पाया जाता है और इस विशेषता को तन्यता कहते हैं। इसी विशेषता के कारण धातुओं को लंबे तारों के रूप में तब्दील किया जाता है, जिसका प्रयोग हम इलेक्ट्रिसिटी में तार बनाने में प्रयोग करते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो सबसे अधिक तन्य धातु है, अर्थात जिस धातु को हम सबसे अधिक तान सकते हैं, वह है गोल्ड, यानी कि सोना। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। इसके 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा धागा तैयार किया जा सकता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। इसके 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा धागा तैयार किया जा सकता है। अगला क्या है? चालकता। हमने कहा जो धातु है वो उष्मा व विद्युत, उष्मा व विद्युत के चालक होते हैं। इसीलिए धातुओं का क्या करते हैं? तार के रूप में मॉडिफाई करते हैं और उनका प्रयोग हम अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई के लिए करते हैं। क्योंकि जो धातुएं हैं क्या है? विद्युत की चालक होती हैं। लेकिन 2 धातुएं आपको ऐसे मिलेंगी, जैसे कि एक मरकरी और दूसरा लेड। ये दोनों धातु हैं, लेकिन दोनों ना ही विद्युत का चालन करती हैं और ना ही उष्मा का चालन करती हैं। धातु होते हुए भी ये विद्युत और उष्मा का चालन नहीं करती। इन्हें छोड़ के बाकी सभी धातु विद्युत और उष्मा का चालन करते हैं, अर्थात इनके एक एंड से दूसरे एंड तक उष्मा का प्रवाह होता है। जैसे कि आप एक लंबा रॉड ले लीजिए लोहे का और आग में एक सिरा रख दीजिए। आप पाओगे कुछ समय के पश्चात आग में जो सिरा रखे थे उससे हीट फ्लो होता है और जहाँ पे आप अपने हाथ से पकड़े होते हो वो एरिया भी गर्म हो जाता है और हम अपने हाथ से उसे महसूस कर पाते हैं कि हाँ, यहाँ लास्ट पॉइंट भी जो आग में नहीं था वो गर्म हो गया। कैसे होता है? क्योंकि उसमें हीट फ्लो होता है। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो होता है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों फ्लो होता है धातुओं में। इनका कारण क्या है? इसमें उपस्थिति की। अब हमने कहा कि इनका कारण क्या है, यानी क्यों धातु उष्मा व विद्युत के चालक होते हैं, तो इसका उत्तर ये है कि धातुओं में फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। धातुओं में फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का समुद्र मॉडल होता है उनमें। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एक एंड से, जैसे कि अगर हम एक रॉड ले रहे हैं और इससे क्या करें, इस रॉड को अगर हम जहां से उष्मा उत्पन्न हो रही है आग में रख दें, तो इसमें उपस्थित ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही इस हीट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। क्या हुआ? आघातवर्धनीय होते हैं, तन्य होते हैं, इनमें विद्युत व उष्मा का चालन होता है, सिवाय मरकरी व लेड को छोड़ के। अगला विशेषता क्या है? धात्विक चमक। धात्विक चमक का क्या मतलब है? आप देखोगे कि जब धातुओं पे प्रकाश पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है या फिर किसी भी चीज का प्रकाश पड़ता है, तो वो विशेष प्रकार का चमक उत्पन्न करती हैं। उनमें से उनको देखने से लगता है कि सतह से प्रकाश बाहर की तरफ निकल रहा है, उन धातुओं के कुछ कण बाहर निकल रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? या देखिए, ऐसा भी इन फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। धातुओं में जो हमें विशेष चमक दिखाई देती है
कि सरफेस से कुछ धातु का पदार्थ, धातु के कुछ कण निकल रहे हैं, ये गुण भी फ्री इलेक्ट्रॉनिक कार्य जाता है। होता क्या है, धातु की सतह पे जब प्रकाश किरण पड़ता है ऐसे, तो यहाँ पे उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को लेकर एक्साइटेड हो जाते हैं और थोड़ा जंप करने लगते हैं। अब इनके जंप करने से ही हमें लगता है कि सतह से कुछ निकल रहा है, पुंजित प्रकाश पुंज के रूप में कुछ निकल रहा है, और यही कहलाता है क्या, धात्विक चमक। अर्थात धात्विक चमक वह विद्युत के चालन का जो कारण है वो है धातुओं में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगला क्या है, सोनरस। सोनरस क्या है, सोनरस यानी कि मेटालिक साउंड। सोनरस को हम मेटालिक साउंड यानी कि धात्विक ध्वनि कहते हैं। धातुओं को जब हम पीटते हैं, जैसे कि स्कूल में जो बेल बजता है उसका ध्वनि देख लीजिए, काफी दूर तक सुनाई देता है। लेकिन वही अगर हम लकड़ी से किसी चीज को उतनी फोर्स से पीटें तो उतना तीक्ष्ण ध्वनि, उतना तेज ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा जितना कि अगर हम एक समान बल से धातुओं को पीटते हैं। तो सोनरस क्या, धातुओं को पीटने के पश्चात जो ध्वनि उत्पन्न होता है उसे धात्विक ध्वनि या सोनरस कहते हैं। तो धातुओं के हमारे 5 फीचर हो गए कि धातु आघातवर्धनी होते हैं, इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, और इसमें विशेष प्रकार की चमक व विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है। एक चीज ये जानिए, अगर हम चालकता की बात करें तो यहाँ पे तन्यता तो हो गया कि सबसे अधिक तन्य धातु सोना है, ठीक ऐसे सबसे अधिक कंडक्टर जो है, सबसे अधिक चालक पदार्थ वो चांदी है। चांदी सबसे ज्यादा उष्मा व विद्युत का सबसे अच्छा कंडक्टर है। इसमें इनका प्रभाव बहुत ही फास्ट होता है, प्रतिरोधकता इसके लगभग 0 के बराबर हो जाती है। ये रहा धातुओं के गुण। अब हमें पढ़ना है और धातु क्या है और उनके गुण क्या होते हैं। और धातु या नॉन मेटल, ये क्या है, जैसे हमने बताया कि जो धातु हैं उनमें विशेष चमक होता है, पीटने पे विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है, विद्युत ऊष्मा के चालक होते हैं, आघातवर्धनी होते हैं। ठीक ऐसे धातुओं के भी पहचानने के कुछ इनके विशेष लक्षण हैं, जैसे भंगुरता, दूसरा कुचालक, देखिए ये भी कुचालक किसके हैं, उष्मा व विद्युत के। इन दो विशेषताओं से हम अधातुओं को जान सकते हैं। देखिए भंगुरता क्या है, हमने आघातवर्धनीता में पढ़ा कि जो पदार्थ आघातवर्धनी होते हैं अर्थात उन्हें पीटने पे टूटते नहीं, फैलते हैं, वो धातु के गुण है, वो धातु कहलाते हैं। लेकिन भंगुरता क्या है, ऐसे पदार्थ जिन पे चोट देने पर, प्रहार करने पर वो फैले और टूट जाएं, जैसे कि आपकी प्लास्टिक की चारपाई है, उस पर अगर हम तेज प्रहार करते हैं तो क्या होता है, वो फूट जाता है। ईंट है, पत्थर है, चाक है, ये सब क्या है, और धातु हैं जो भंगुर होते हैं, इन पे अगर हम प्रहार करेंगे तो ये फूट जाते हैं। अगला क्या, कुचालक, जो अधातु हैं ये कुचालक होती हैं, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। देखिए लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे, जैसे कार्बन का एक अपर रूप है, ग्रेफाइट, सामान्यतः अधातु में कुचालक होती हैं, लेकिन यह कार्बन का अपर रूप क्या है, ये अधातु ही है, ये अधातु है क्योंकि कार्बन अधातु है, लेकिन यह अधातु होते हुए भी इसके पास विशेष चमक होता है, वह विद्युत का चालक भी होता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि इसके पास भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं।
ग्रेफाइट के पास भी क्या होते हैं, ग्रेफाइट के पास भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए यह विद्युत का चालक होता है और विद्युत के चालक के साथ साथ इसमें विशेष चमक भी होता है। लेकिन ग्रेफाइट भंगुर है, इसे हम पीट के फैला नहीं सकते, इसलिए ये किस में आता है, उचालक में आता है। ये रहा क्या, अधातु के गुण। हम यहां से डिफाइन कर सकते हैं कि वे पदार्थ जो भंगुर हों तथा विद्युत के चालक हों, उन पदार्थों को क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। अगर चमक की बात करें तो धातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती, इनमें कोई स्पेशल विशेष चमक नहीं होती, इनमें कोई विशेष चमक नहीं होता है। अब विशेष चमक नहीं होता, फिर भी कुछ पदार्थ ऐसे हैं जैसे कि ये ग्रेफाइट हो गया, आयोडीन हो गया, इनके पास अपनी खुद की एक स्पेशल चमक होती है। ये आयोडीन में आयोडीन का क्रिस्टल यहाँ पे एस करते हैं, यानी कि ठोस अवस्था। तो इन दोनों को छोड़ के ग्रेफाइट व आयोडीन के पश्चात जितने भी अधातु हैं उनके पास कोई विशेष चमक नहीं होता, वो चमकदार नहीं होती। जैसे कि आप लकड़ी को देख लो, नहीं चमकता है, प्लास्टिक को देखो, नहीं चमकता है। यदि उन पे पॉलिश लगा रहे तभी सिर्फ शाइनिंग आती है या फिर चमक आती है, अन्यथा ये चमकते नहीं हैं। तो वे पदार्थ जो भंगुर हों, विद्युत व ऊष्मा कुचालक हों तथा जिनमें स्पेशल चमक न हो, विशेष चमक न हो, वे पदार्थ अधातु कहलाते हैं। अब अगर हम आवर्त सारणी को देखें तो आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या बहुत अधिक है और अधातुओं की संख्या बहुत ही कम है। यदि गलनांक की बात करें तो धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं अधातुओं के सापेक्ष, लेकिन कुछ धातु ऐसे हैं जैसे कि गैलेनियम और सीजियम, ये कमरे के ताप पे मेल्ट कर देते हैं। अगर उसे आप अपने हाथ पे लोगे बाहर तो क्या करने लगते हैं, मेल्ट करने लगते हैं, गलने लगते हैं। तो गलनांक की बात करें तो इन्हें सोडियम और गैलेनियम को छोड़ के बाकी धातुओं का जो गलनांक है वो अधिक उच्च होता है। एक और चीज इसमें हम जानेंगे कि कुछ धातु जैसे कि सोडियम और पोटेशियम है, इन्हें हम धारदार चाकू से आसानी से काट सकते हैं, लेकिन अधातुओं को काटने के लिए, अधातुओं को अगर काटा जाए तो काटने के पश्चात कोई सिमेट्रिकल सरफेस नहीं मिलता। तो ये हमने पढ़ा धातु व अधातु के गुण के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इनके भौतिक गुण और रासायनिक गुणों के बारे में। भौतिक गुण में अगर हम अवस्था देखें, पहला गुण इसकी अवस्था, तो अधिकांश धातुएं कमरे के ताप पे ठोस अवस्था में होती हैं, लेकिन कुछ धातुएं जैसे कि पारा, ये कमरे के ताप पे कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। बाकी धातुएं कमरे के ताप पे अधिकांश ठोस अवस्था में होती हैं। तो इसे छोड़ के ये एक्सेप्शन कर दे, इसे अपवाद कर दें, तो पारा के बाद जितने भी धातुएं हैं सबके सब कमरे के ताप पे ठोस अवस्था में होती है। दूसरा, इनका गलनांक, तो अभी हमने बताया कि कुछ धातु जैसे कि गैलेनियम और दूसरा सीजियम, ये दोनों अगर हम इन्हें अपने हाथ पे रखें तो आप जान रहे हो बॉडी का टेम्परेचर कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे शरीर के ताप को एक्सेप्ट करके, ग्रहण करके तुरंत क्या करने लगते हैं, मेल्ट करने लगते हैं, यानी कि ये लिक्विड स्टेट में जाना शुरू कर देते हैं। तो इन धातुओं को अगर छोड़ दिया जाए, इनका गलनांक क्या हो गया, बहुत निम्न हो गया। इन धातुओं को अगर छोड़ दिया जाए तो इनके बाद के जितने भी धातु हैं उन सब का गलनांक अत्यधिक उच्च होता है, ज्यादा हाई होता है। जैसे कि अगर हम लोहे को गलाएं
तो लोहे का गलनांक 500 डिग्री सेल्सियस से प्लस का होता है। क्या हो गया, अवस्था हो गया, गलनांक हो गया। ये किसी चीज में घुलते नहीं है, आप जान रहे हो, ना ही पानी में घुलेंगे, ना ही अल्कोहल में घुलेंगे, ना ही ईथर में घुलेंगे। तो इसके पश्चात अब हम देखेंगे, हाँ अगर चालकता की बात करें तो ये चालक होते हैं केवल सीसा और मरकरी को छोड़ के। आगे भौतिक गुण के अलावा हम सीखेंगे क्या, इनके रासायनिक गुणों के बारे में। तो धातु का क्या रासायनिक गुण, धातु का रासायनिक गुण। धातु के रासायनिक गुण में पहला हम रिएक्शन पढ़ेंगे कि क्या होता है जब धातु यानी कि मेटल का जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। क्या होता है जब धातु का जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। देखिए यहां पे जल को हम ऐसे लिख रहे हैं, यहां पे ये हो गया मेटल प्लस जल को ऐसे लिखिए HOH। मेटल का क्या कर रहे हैं, धातु जल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। तो यदि यहाँ पे मेटल पे देखिए, मेटल पे भी मेटल को दो एक संयोजी, द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी में बांट सकते हैं। इस मेटल के पास तीन प्रकार से संयुक्ता ले सकते हैं, एक जिसमें एक इलेक्ट्रॉन त्यागता हो संयुक्ता 1, 2 त्यागता हो संयुक्ता 2, 3 त्यागता हो तो संयुक्ता 3। यानी कि यदि M पे एक धन चार्ज हो तो अलग अभिक्रिया मतलब अलग फार्मूला बनेगा, 2 चार्ज हो तो उसका कुछ और कंपाउंड बनेगा, और मेटल पे यदि +3 चार्ज हो तो उसका कुछ और रिएक्शन का फार्मूला बनेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम मान लें कि यहाँ पे जो मेटल है यह +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, तो इसे सेटिस्फाई करने के लिए हमें जल के 2 अणु चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ ऐसे देखिए 2 हो गया, यह मेटल क्या करता है जल के अणु को विघटित कर देता है, और 2H+, यहाँ जब टूटा तो क्या बनता है H+ और OH-। तो जल के वियोजन से एक हाइड्रोजन धनायन व एक हाइड्रोक्साइड कार्बन बनता है, यानी कि 2H+ व 2OH- बनता है। अब यहाँ पे जो M है, चूंकि हमने कहा कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यह M इन दोनों हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके बनाता है MOH का होल ट्वाइस, प्लस ये हाइड्रोजन गैस फ्यूज हो जाता है, जुड़ जाता है और हाइड्रोजन गैस के रूप में पृथक हो जाता है। ठीक ऐसे ही हम रिएक्शन बना देंगे। यदि मान लीजिए कि यहाँ पे M पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे दिए हम, इसका एग्जांपल हो गया ये Mg कर ली, यहाँ पे मेटल के लिए क्या है Mg, और इसे जब जल में डालते हैं तो बनता है MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2G हाइड्रोजन गैस। दूसरा, यदि M पे हम एक धन चार्ज हो, जैसे कि सोडियम लिए, यहाँ पे +1 बनता है ये, तो जब सोडियम का जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पे तो बनेगा NaOH, लेकिन सिर्फ एक H निकला, इसलिए हाइड्रोजन निकालने क्या करेंगे 2Na लेंगे और 2H2O लेंगे, बनेगा 2NaOH व H2। मतलब क्या हो रहा है कि जब हम धातुओं का जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल हो गया, ये दूसरा एग्जांपल हो गया। जब धातुओं का जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड MOH का होल ट्वाइस या MOH, यानी कि यहाँ पे क्या बन रहा है MOH प्लस H2। जब धातुओं का जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ये एक चीज हम देखें रासायनिक गुण में। अब ये आप भी प्रैक्टिकली कर सकते हो, जैसे बुक में इंस्ट्रक्शन दिया है कि एक बॉइलिंग पॉइंट में कांच से जल से भेजी हुई कांच का फिलामेंट लेते हैं और उसी बॉइलिंग ट्यूब में ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये क्या है, ये बॉइलिंग ट्यूब है, इसका एक सिरा कांच से बंद कर दिया गया। यहाँ पे क्या करते हैं, कांच का ट्यूब लेते हैं और इसी में किसी दूसरे साइड में धातु का रिबन लेते हैं, और जब कांच के ट्यूब को गर्म करते हैं, यहाँ पे कांच के फिलामेंट को,
तो इसमें उपस्थित H2O गैसियस स्टेट में चला जाता है और यह H2O इस धातु के साथ, माना कि यदि यहाँ पे जिंक है तो धातु के साथ अभिक्रिया करके बनाता है ZnOH का होल ट्वाइस प्लस H2H2G। अब देखिए H2 गैस कैसे बना, इसका परीक्षण कैसे करेंगे। यहाँ से निष्कासित जो हाइड्रोजन गैस बनता है इसे क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा कर लेते हैं या किप में ऐसे एक व्यवस्था में किप के अंदर या द्रोणी के अंदर लगा के एक परख नली में इकट्ठा कर लेते हैं। तो परख नली में इकट्ठा करने के पश्चात जब टेस्ट ट्यूब को उठाते हैं तो मुंह बंद करके उठाते हैं और जैसे ही आग माचिस की तीली जलाकर और मुंह को खोलते हैं तो आप पाओगे या हम देखते हैं कि जो आग है उसके जलने की प्रक्रिया और तेज हो जाती है, भड़कते हुए रूप में जलने लगता है। और यदि ऐसा कहीं रेट मिल रहा है, मिल रही है कि आग किसी गैस के पास लेके जाने के पास फटाफट के साथ जलने लग रहा है तो मतलब वहां पे हाइड्रोजन गैस है। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि जब धातु का जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो पहला अभिक्रिया हमने क्या पढ़ा कि धातु का जल के साथ अभिक्रिया क्या हुआ, जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अगला गुण पढ़ेंगे हम धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब पढ़ेंगे धातु का अम्ल से क्रिया। जैसे एक जिंगली जेडियम और इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करा दें। इसके अलावा दूसरा धातु ले रहा है Cu और इसका H2SO4 के साथ करा दिए। ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, जिंक धातु है, कॉपर भी धातु है। तो क्या होता है जब हम धातुओं का अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ पे वही पहले चैप्टर में पढ़े थे कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। यहाँ पे ये जो जिंक है HCl से हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देता है। सिमिलर कॉपर जो है, कॉपर वो H2SO4 से हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालता है। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 लगा दें। होता क्या है कि जब जिंक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालता है और बनता है ZnCl2 प्लस H2G। यहाँ पे क्या होता है, सिमिलर कॉपर H2SO4 से हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है और बनता है CuSO4 प्लस H2G, यानी कि